गुड आफ्टरनून एवरीवन ऑन द डायस एंड द पीपल। मैंने तैयारी कैसे की थी और किस तरीके से मेरी जर्नी रही थोड़ी सी। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं मुंबई के डोंगरी इलाके से आता हूँ। वहाँ पे हमारा एक स्लम एरिया है, तो वहाँ पे मेरी बेसिक पढ़ाई वहीं पे हमारे एरिया की स्कूल्स में हुई 10th तक का। उसके बाद एल्फिशन कॉलेज वगैरह से मैंने बीकॉम किया। देन यूपीएससी की तैयारी मेरी वहीं से शुरू हो गई थी कि क्या करना है, कैसे करना है। कुछ आइडिया नहीं था यूपीएससी के बारे में, तो हर जगह जो होते हैं करियर काउंसलर्स कोचिंग वाले, उनके पास जाता था कि मुझे बताइए कि कैसा करना है यूपीएससी का। तो उनको इतना कुछ खास आइडिया होता नहीं था। वो लोग मुझे अलग बता देते थे, तुम होटल मैनेजमेंट कर लो, इसमें जल्दी प्लेसमेंट मिल जाएगा, ऐसा वगैरह। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि यूपीएससी करना ही है कॉलेज के टाइम पे। तो डैडी वगैरह के साथ जाता था मैं। तो एक टाइम हमारे एरिया के डीसीपी थे वहाँ पे जोन 1 के, मनोज कुमार शर्मा सर। उन्होंने अब्बा को काफ़ी ग्रिल किया था फर्स्ट टाइम पे कि यूपीएससी की तैयारी करानी है, पता है कितना टाइम लगता है। उन्होंने बोले पता नहीं। बोले 3-4 साल लग जाते हैं। मेरे को भी 3-4 साल लगे थे। पता है पैसे कितने लगते हैं? बोले पता नहीं। बोले अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। पता है सब्र कितना चाहिए होता है? अब्बा ने कहा पता नहीं। बोले बहुत सब्र लगता है। बोले ये सब करने को रेडी हो आप? तो उन्होंने कहा हाँ सर, जो चाहिए करेंगे। तो डैडी ने कहा ठीक है, रेडी हो। उन्होंने कहा कि लग जाओ काम पे, और थोड़ा बहुत बेसिक्स उन्होंने बताया कि एनसीईआरटी वगैरह है। देन अब्बा ने मुझे कहा तू घर पे जा। तो मुझे लगा कि अभी अब्बा सोचेंगे, सर ने बोला ये सब तो टाइम लगेगा, इतना पैसा लगेगा। तो मैं थोड़ा सा वो हो गया था कि अभी देखते हैं अब्बा का क्या फैसला आता है, शायद से अब्बा आगे पीछे हो जाए। लेकिन जब मैं घर पे गया शाम के टाइम पे थोड़ा घूम के, तो मालूम पड़ा कि अब्बा सारी किताबें लेके आ चुके हैं घर पे। मतलब अब्बा ने नियत कर ली है कि अब मुझे कराना ही है। उसके बाद एरिया में पढ़ाई किया। मुंबई में लाइब्रेरी नहीं है, जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे दूर दराज तक कोई लाइब्रेरी नहीं है। गार्डन्स वगैरह में होती है पब्लिक लाइब्रेरी। और मुंबई में यूपीएससी का इतना कल्चर है ही नहीं, कोई को पता ही नहीं कि यूपीएससी क्या होता है, कोई ज़्यादा वहाँ पे ध्यान देता ही नहीं है। मैं गार्डन में पढ़ने गया वहाँ पे, तो सुबह तक पढ़ाई ठीक होती थी, शाम तक का। रात को 7-8 बजे के करीब करीब आते थे गार्डन के वो वार्डन्स कि आपको गार्डन खाली करना पड़ेगा, 8 बज गए। मैंने कहा कि मेरा एग्ज़ाम है। तो बोले कौन सा एग्ज़ाम है? 10वीं का है? बोले नहीं। 12वीं का है? नहीं। बोले 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए ही गार्डन हम खोला करते हैं, ये एग्ज़ाम है। मैंने कहा कि मेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम ऐसा ऐसा होता है। बोले कब है एग्ज़ाम? मैंने कहा मई में। बोले अब तो फरवरी है, मई में एग्ज़ाम है, तो अभी से क्यों पढ़ रहा है? मैंने कहा नहीं, पढ़ना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, रूल फॉलो करो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। देन गार्डन्स के चक्कर में यहाँ वहाँ भटकते भटकते मुझे लगा कि बस मैं घूम फिर ज़्यादा रहा हूँ, पढ़ाई मेरी कम हो रही है। तो मैंने अब्बा को कहा कि अब फॉर्मल कोचिंग लेना पड़ेगा, जो मेरा था पहले से ऐसा कि डैडी के थोड़े पैसे बचा लूँगा और खुद से पढ़ लूँगा। तो वो नहीं हो पाया। डैडी ने कहा चलो ठीक है। फिर किसी कलीग से मालूम पड़ा कि यहाँ पे पुणे में यूनिक एकेडमी है। तो डैडी की जितनी भी सेविंग थी हम लेके आ गए थे। यूनिक की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा थी उससे, लेकिन डैडी आए, बात वगैरह किए, तो जितना था उतने में फाइनली एडमिशन हो गया। डैडी भी खुश थे, हम भी खुश थे। तो मेरी तैयारी को जो एक डायरेक्शन मिला था वो यूनिक से मिला था। इससे पहले मैं बस पढ़ रहा था, तसल्ली मिल रही थी कि मैं पढ़ रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, चीज़ें पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक डायरेक्शन नहीं मिला था। और किसी ने मुझे, महान इंसान ने कहा था जब कॉलेज के टाइम पे कोई तैयारी कर रहा था, उसने कहा कि एवरीथिंग अंडर द सन इज़ यूपीएससी। तो मैं जो मिलता था पढ़ता था और ख़ास कोई तैयारी करता नहीं था। जब हमारा फर्स्ट डे था तो मैं बैठा था लास्ट बेंच पे। मैं ऑलवेज लास्ट बेंचर था। मेरे 6th में 60% ही आए थे सिर्फ। और ऑलमोस्ट मैथ्स में मैं बॉर्डर पे था कि बस सपोज फेल ही होने वाला था, एक आध मार्क्स। 36 मार्क्स आए थे 100 में से, 35 लाने होते थे। और 12th में 72 थे। और ग्रेजुएशन में मेरा 6.6 CGPA था 10 में से। तो इतना कोई ब्राइट स्टूडेंट नहीं था मैं, हमेशा से लास्ट बेंचर ही था। तो यूनिक के पहले दिन पे भी मैं लास्ट बेंच पे ही बैठा था, पीछे काफ़ी। तो काराम यादव सर का लेक्चर हुआ। सर ने बोला जो आपको पैम्पलेट दिया वो निकालो, और उसके सेकंड पेज पे सिलेबस है। तो मैंने कहा अरे इसका सिलेबस भी होता है, किसी ने बताया ही नहीं था आज तक। कम से कम पता होता कि सिलेबस भी होता है तो कुछ किताबें पढ़ लिया होता ग्रेजुएशन के टाइम पे। लेकिन मैंने कहा अभी पास्ट को रिग्रेट करके कोई मतलब नहीं। तो उसके बाद से जो भी था 1 साल पढ़ते गया। और शुरू शुरू में मुझे बहुत डर था इस एग्ज़ाम को लेके। लोग बताते कम थे और डराते ज़्यादा थे। ये एग्ज़ाम यूपीएससी का ऐसा है, ऐसा होता है, इतने बार में नहीं होता है, ऐसा होता है। डरा हुआ भी था, बिकॉज कॉलेजेस में और स्कूल में हमेशा से जो बच्चे पास होते थे टॉप पे 88-90 वाले, वो कहते थे इंजीनियरिंग करने, नीट वगैरह करने के लिए।
तो उनसे हमेशा से मुझे एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि ये बच्चे के साथ तैयारी कर रहा हूँ इंजीनियरिंग के बच्चों के साथ। यूनिक में फॉर्म भरने गया था जब, तो मैं भर रहा था 10वीं के मार्क्स मेरे 60%, मेरे बाजू में लड़का खड़ा था उसने 89, फिर मैं डाला मेरा 72 12th में, उसका 93। वहीं पे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो गया था, लेकिन वो डर डर के मैं पढ़ाई भी मेरी आगे पीछे होती थी। लेकिन एक दिन पंकज वाटे सर का लेक्चर था, पंकज वाटे सर ने बोले क्या इतना टेंशन लेना नहीं पढ़ाई को लेके, तुम दूसरों से कंपेयर करने जाओगे तो तुम्हारी पढ़ाई होगी, तुम्हारा वक्त भी बर्बाद होगा। अपने आप को आइसोलेशन में लो और अपने इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देते रहो, रोज़ डेली अपने आप से कम्पीट करो और अपने इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देते रहो। 3-4 महीने में तुम कहाँ निकल जाओगे तुमको भी आइडिया नहीं। तो सर की कहीं ना कहीं बात मुझे लगी सही कि अभी रेक्टिफाई करके तो कोई मतलब नहीं बाजू वालों को देख के। तो जिस दिन पुणे एकेडमी में एडमिशन हुआ था उसके बाद से मेरी 1 से 2 छुट्टी हुई होगी वो फेस्टिवल्स के लिए, इसके अलावा मेरी एक भी दिन की छुट्टी नहीं हुई थी। और एट द एंड मेरा पीटी हो गया पहले अटेम्प्ट में। मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, जो भी यूनिक ने दिया था वही पढ़ा था, इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज थी वही थी, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। पीटी हो गया, पीटी होने के बाद मैं बोला कि अब क्या, पता ही नहीं था मेरा पीटी होने वाला है। देन जवाद सर के पास गए, जवाद सर को कहा सर पीटी हो गया है। सर ने कहा ऑप्शन तैयार है। मैंने कहा सर पढ़ लिया है, नोट्स है, लेकिन आंसर लिखे भी हैं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। सर ने कहा ठीक है, और मैं 4 बार फेल हुआ इस एग्ज़ाम में। और ऐसा नहीं कि मुझे डर लगता नहीं था, डर लगता था एग्ज़ाम में, लेकिन मैंने मन बना लिया था कि करना ही है और काफ़ी कॉन्फिडेंट था अपने आप में। शुरू में मैं बहुत इस एग्ज़ाम को डर के लेता था, बहुत डरता था एग्ज़ाम में, मतलब लिखने से। मेंस के टाइम पे कुछ लिख दूंगा कभी एग्जामिनर मार्क्स ना काट ले, कुछ ये ना कर दे। पहले अटैम्प्ट में बहुत डर के जो भी लिखा वो डर जाते जाते मुझे बहुत टाइम लग गया। 3 से 4 अटैम्प्ट के बाद मेरा वो डर गया। इस अटैम्प्ट में मैंने बोला कि जो मेरे नोट्स है और जो मेरा नेचुरल है मैं वही लिख के आऊँगा। और लास्ट जो मेरा अटैम्प्ट था उसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मेरा अभी 40 मार्क्स से रुका है सेकंड वाला मेंस, अब तो मैं इतना अच्छा लिखूंगा कि बस हो ही गया। और मैं बहुत अच्छा लिख के आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। इस बार इतना कुछ खास मुझे था नहीं कि मैंने अच्छा गया मेरा पेपर। जितने भी लोगों ने पूछा कैसे गया, मैंने कहा बस गया, अब लिख के। अभी इस एग्ज़ाम से कुछ उम्मीद रखूंगा नहीं, बिकॉज ये एग्ज़ाम ने उम्मीद तोड़ने में तो PhD कर रखी है, 3-4 बार तो हरा ही दिया है। तो मैं बहुत रिलैक्स था, चलो देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन फॉर्चुनेटली इस बार इंटरव्यू कॉल आ गया। ओवरऑल इस एग्ज़ाम में यूनिक का मुझे बहुत सपोर्ट रहा था कि मैं तो यूनिक छोड़ के चले गया था दिल्ली, लेकिन यूनिक ने कभी छोड़ा नहीं। कितनी बार भी फेल हुआ तो पास होने के बाद तो बहुत लोगों का कॉल आता है, फेल होने के बाद जवाब सर का कॉल आता था कि क्या हुआ, 2-3 दिन बाद कैसे हो, चेक करने के लिए कि मैं लगा हूँ कि नहीं लगा हूँ। बोलूँगा सर मैं लगा हूँ, अभी भी हटा नहीं, थोड़ा सा पुश करना बाकी है अपने आप को। तो अपने आप को मैं बहुत कॉन्फिडेंटली हमेशा लेता था। मैं फेल भी होता था, बोला अगर फेल हो गया हूँ सो वाई नॉट कॉन्फिडेंटली फेल देन मिजरेबली फेल। अगर मेरा इस बार भी होता नहीं, मैं फेल हो जाता तो आई वुड हैव सेड के आई हैव कॉन्फिडेंटली फेल्ड, ताकि एक सुकून रहे कि नेक्स्ट टाइम भी देंगे तो कॉन्फिडेंटली ही देंगे। इस एग्ज़ाम ने इतना ग्रिल किया था तैयारी को लेके, बिकॉज जिस तरह मेरा बैकग्राउंड था एजुकेशन का, टॉपर नहीं था, लेकिन राइटिंग में मैंने देखा था हमारे साथ दिल्ली में और बहुत से लोगों की सक्सेस स्टोरीज। मैं 2018 में भी यहाँ पे आया था, एकदम पीछे बैठा था तभी भी यहाँ पे, और सोच रहा था कि ये कौन लोग होते हैं जो आगे बढ़ जाते हैं। पीटी का पेपर जस्ट दे के आया था, कुछ उम्मीद नहीं थी कि पास भी होऊंगा। बोला तो जो आगे बैठे ये कौन लोग होते हैं, उनकी किसी की सक्सेस स्टोरी मैंने सुना था। उन लोगों ने कहा था कि वो भी एवरेज स्टूडेंट थे, तो उनका भी 3 या 4 अटेम्प्ट में हुआ था। तो एक मोटिवेशन मिला कि अगर इनका भी 3 या 4 में हुआ है, थोड़ा सा मैं इनसे और एवरेज हूँ, मेरा 5वें में भी हो जाए तो कोई बात नहीं। और फिर 5वें में हो गया। लेकिन इतना है इस एग्ज़ाम के बारे में कि डरना नहीं है इस एग्ज़ाम से, क्योंकि हमारा जो होता है एग्ज़ाम का डर, वो हमारी जो क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन को हैम्पर कर देता है। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है हमारे आजकल जो न्यू एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, उनसे मैं यही एडवाइस करूँगा कि अपने आप को लो की रखो, ज़्यादा सोशल मीडिया पे प्राउड UPSC एस्पिरेंट ये वगैरह। मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो तैयारी से एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे देते हैं। जब मैं UPSC में आया था वगैरह, तो डैडी चंपन बोडेवर सर से मिले थे और उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी, और उन्होंने डैडी को एडवाइस किया था कि सब डिस्ट्रैक्शन होता है, फ़ोन वगैरह, डिजिटल फ़ोन ही डिस्ट्रैक्शन है। तो अब्बा काफ़ी सेंसिटिव है इस सब चीज़ों के मामले में, तो डैडी ने कहा कि तुझे मैं पुणे भेजूँगा इतना खर्चा करके, तो तेरा फ़ोन दे के जा। तब यूट्यूब पर थोड़ा बहुत मैंने शुरू कर दिया था और व्हाट्सएप पे काफ़ी ग्रुप बन गए थे। मैंने कहा कि फ़ोन तो बहुत
बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। फ़ोन, डिजिटल फ़ोन की इतनी हैबिट है। तो डैडी से बहुत टाइम बाद थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट और थोड़ा डिबेट करने के बाद डैडी ने फाइनली माने कि तू किसी का फ़ोन नहीं उठाएगा यहाँ से, सेकंड तो सब डिलीट कर देगा। तो डैडी के सामने उस टाइम पे इंस्टाग्राम, फेसबुक सब डिलीट किया। डैडी बोले व्हाट्सअप, बोले डैडी व्हाट्सअप पे ना वो पढ़ाई का है, दिखाया 1-2 ग्रुप्स। बोले ठीक है, ये 2 ग्रुप रखना और किसी को रिप्लाई नहीं करना, कोई तरह स्टेटस भी रखना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। बोला अगर ये कुर्बानी देनी पड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कुर्बानी मुझे बहुत काम आई, डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थे। और जब मेरा रिजल्ट आया उसके 1 हफ्ते बाद मैंने फिर बैठ के डाउनलोड किया फेसबुक और इंस्टाग्राम, और उस पर लिखा कि फाइनली आई हैव केम बैक। तो ये एग्ज़ाम आपसे बहुत कुछ मांगेगा एज आ कुर्बानी और एज आ सेक्रीफाइस, लेकिन उसका डबल आपको रिटर्न भी कर देगा। आप सोशल मीडिया में नहीं हो, अभी बहुत से लोग हैं लेकिन लोग चाह रहे नहीं कि वो, लेकिन अब आप नहीं रहोगे तो लोग चाहोगे कि आप सोशल मीडिया पे आओ। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं तो ज्वाइन कर इंस्टाग्राम फटाफट, तुझे टैग कर रहे हैं। मैंने कहा रुको अभी थोड़ा सिंक इन होने दो। 5 साल के बाद जब ये सक्सेस की खबर मुझे मेरे फ्रेंड से मिली, मैं डैड के साथ बाहर गया हुआ था कुछ डॉक्यूमेंट के काम से, तो खबर आई कि पास हो गए। मुझे सिंक ही नहीं हुआ। मुझे बोला कि मजाक मत करो, मैं आके देखूंगा अपने आंखों से। मैं आके देखा मेरा नाम, फिर मैंने मेरी हॉल टिकट डाउनलोड करी, मेरा नंबर भी चेक किया, बोला ये मैं ही हूँ। फिर थोड़ा टाइम मैं सोच ही रहा था कि लोग कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, मैं बोला मेरे साथ क्या हो रहा है, ये वो सिंक ही नहीं होने में बहुत टाइम लगा। तो मैं मेरे एस्पिरेंट्स को यही बोलूँगा कि डरना नहीं है, डर निकालो अपने अंदर से। और मैंने अपने आप को, जो बोलते हैं ना बैकग्राउंड में स्ट्रगल होता है, फाइनेंशियल स्ट्रगल ये वगैरह वो सब, तो अपने आप को अच्छे आइडियल्स दो। मैंने अपने आप को एक आइडियल दिया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जब मैं हिस्ट्री पढ़ता था उनके बारे में तो इतना टचिंग लगता था मुझे उनके बारे में, उनकी स्टोरी पढ़ के, वो कहाँ से उठ के कहाँ तक गए थे। और जब मैं देखता था कि मेरे स्ट्रगल को आई यूज्ड टू कंपेयर विथ हिम, कि हाउ आई एम डूइंग अंडर सर्कमस्टेंसेस एंड व्हाट ही गॉट एंड व्हाट ही डिड। तो मेरा स्ट्रगल, मेरी तकलीफ़ें, इतना टाइम इन्वेस्ट करना बहुत छोटा लगता था मुझे, कि इतना तो उन्होंने इतना इंड्योर कर लिया उस टाइम पे, क्या मैं इतना नहीं कर सकता। और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी थे। मुझे मेरे फ्रेंड्स ने काफ़ी पॉजिटिविटी से एंड्योर किया था। और मेरे डैडी के भी कुछ फ्रेंड्स थे, लाइक डैडी को कभी कोई फ्रेंड मिल के बोलता है कि इसका बेटा UPSC कर रहा है, क्या बात है, वेरी गुड, बड़ा एग्जाम है, अच्छी बात है। डैडी होते थे मोटिवेट और मुझे फ़ोन कर देते, उनको जानता है तू? बोले कौन? अच्छा वो ऐसे थे, वो तारीफ़ कर रहे थे एग्ज़ाम की, बेटा लगा रहना, हटना नहीं। तो डैडी की मोटिवेशन से मुझे भी लगता था कि चलो डैडी तो कम से कम खुश है, डैडी के लिए ही सही एक और अटेम्प्ट दे देते हैं। तो मैं, आप जितने भी हमारे महाराष्ट्र के बच्चे यहाँ बैठे हैं और जो भी अलग इलाके से आए हैं, अपने अंदर के डर को निकालने के लिए मैंने अपने आप को एक शेर दिया था कि उमैर नजमी का है कि निकाल लाया हूँ परिंदे से, पिंजरे से एक परिंदे को, कि निकाल लाया हूँ एक परिंदे को एक पिंजरे से, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। तो जिस दिन वो परिंदे के दिल से पिंजरा निकल गया तो उस दिन आप बेबाक लिखोगे और बेबाक पढ़ोगे और कोई चीज़ आपको रोकेगी नहीं, और आप फाइनली आपका हो जाए। इसी के साथ मेरे मैं 2 शब्द एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच यूनिक फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द क्राउड टू लिसनिंग मी पेशेंटली।